आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है बच्चों। पिछले क्लास में मैं एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बताया। अब मैं आपको धातु और अधातु चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी की। मेरा नाम विशाल सर है। आज हम लोग धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु का आप लोगों को स्पेलिंग मालूम होगा, METAL, मेटल। मेटल का मतलब होता है धातु। तो आइए पहले हम लोग इसी से धातु के बारे में जानते हैं। M से क्या होता है? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है आघात बाध्यता। जैसे धातु को पीट कर हम लोग पतली चादर बना सकते हैं, धातु से हम लोग पतला तार बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। सबसे हमारा चांदी जो है ना, सबसे मतलब उसका लंबा बहुत पतला तार बनता है। जैसे आप लोग देखे होंगे मिठाई वगैरह की दुकान में कि मिठाई के ऊपर सजा होता है चमकीला टाइप का, वो हमारा चांदी का पीट के बनाया जाता है। आजकल बाजार में सस्ता उपलब्ध हो गया एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम वाले भी कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा हमारा जो है वो चांदी का होता है। और अधातु में क्या होता है कि यह आघात बाध्य नहीं होता है, इसको पीट कर हम लोग चादर नहीं बना सकते हैं। दूसरा है ई से इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो धातु क्या है, वो विद्युत का चालक होता है। जितने भी धातु हैं सबसे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा किससे होता है तो चांदी से होता है। चांदी से हमारा सबसे ज्यादा धारा प्रवाह होता है। अब चूंकि चांदी जो है ये महंगा है, तो इसलिए इसका हम लोग कम उपयोग करते हैं। अगर हम ही लोग चांदी का तार बना दें तो हर कोई उसको क्या करेगा, चुरा लेगा। तो मार्केट में हमारा कॉपर का मिलेगा, लोहा का मिलेगा, एल्युमिनियम का है, लेकिन उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी की चांदी की होती है। इसमें आपका ये अपवाद है, जो धातु होगा वो हीट भी जनरेट करेगा, उससे हमारा ऊष्मा प्रवाह होगा। लेकिन सीसा और पारा ये हमारा अपवाद है। सीसा से हमारा क्या होगा, धारा प्रवाह नहीं होगी। और ये अब हम लोग का देखिए, अधातु जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है, अर्थात कुचालक होता है। इससे हम लोग जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है पेंसिल में होता है, पेंसिल का जो नॉब होता है वो ग्रेफाइट होता है। हम लोग पेंसिल के नॉब को दोनों तरह से छील के और उससे भी हम लोग विद्युत धारा प्रवाह कर सकते हैं। अब बैटरी में देखे होंगे वो काला काला जो होता है वो भी हमारा क्या है, ग्रेफाइट होता है। इसमें लेड और पारा जो है ना, ये ऊष्मा नहीं चालक कर सकता है, इससे ऊष्मा प्रवाह नहीं होती है। अब हमारा जो है जितने भी हमारे धातु हैं वो डक्टाइल होंगे। डक्टाइल का मतलब तन्यता होता है। तो धातु की पतली तार बनाई जा सकती है। धातु को हम लोग पीट के पतला लंबा बहुत तार बना सकते हैं। जैसे सोना का होगा, सोनार के आप लोग ने देखा होगा कि थोड़ा सा भी 1 ग्राम सोना उसको पतला पीट पीट के एकदम लंबा तार बना देगा। और हमारा जो है अधातु तन्य नहीं होता है, इसकी हम लोग पतली तार नहीं बना सकते हैं। कोयला आप लोगों ने देखा है, कोयला को अगर हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, उसका हम लोगों को तार नहीं बन सकता है। अब हम लोग जो है टी से टेंसाइल होता है। टेंसाइल का मतलब है लचीला। तो धातु हमारा लचीला होता है, जब हम लोग तार बनाएंगे तो वो लचीला होगा और ये भार को भी उठा सकता है। हम लोग तराजू में देखिए, तौलने के लिए धातु का उपयोग करते हैं, लोहा का है। या गाड़ी वगैरह को खींचने के लिए क्या है, उसमें भी लोहा का यूज होता है। और अधातु हमारा लचीला नहीं होता है। अभी कोयला का हम लोग ने एग्जांपल देखा कि कोयला को हम लोग पीटेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है ए से एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। तो जितने हमारे धातु हैं उनके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अधातु में क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा, मतलब 5 6 7। अब इसमें एक कार्बन है, वो अपवाद है, उसके अंतिम कक्षा में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ कार्बन ही है जो हमारा अधातु है, और नहीं तो जितने भी अधातु हैं उसके अंतिम कक्षा में 5 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लोग एल फॉर लस्टर। लस्टर का मतलब है चमक। तो जितने भी धातु होते हैं वो सब चमकीले होते हैं। जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये सारे जो है ना, सब में चमक होता है। और अधातु जो है वो चमकीला नहीं होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है हमारा आयोडीन चमकीला होता है, ग्रेफाइट है, हीरा है, ये अधातु होते हुए भी इसमें चमक है।
हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। कठोर होते हैं, इनमें अपवाद क्या है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। अब बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस बार जो अभी आपका मॉडल पेपर आया है और उसके पहले 5 साल का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें हमेशा पूछा जाता है कि किस धातु को हम लोग आसानी से काट सकते हैं। तो ये हुआ सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको हम लोग चाकू से काटते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठोस का मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी ज्यादा होता है। इसमें हमारा अपवाद क्या है? सीजियम और गैलियम। सीजियम को क्या है? हाथ पर लेंगे तो ये गलने लगता है, जैसे ही हाथ पर लेंगे तो इसमें गलना शुरू हो जाएगा। और क्या होता है इसमें कि अधातु जो है ये ठोस और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। एक द्रव क्या है? एक्सेप्शन हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और नहीं तो मोस्टली अधातु जो है वो ठोस और गैस में होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब गैसेस। लेकिन ये हमेशा अपवाद पूछ देता है एग्जाम में, हमेशा ब्रोमीन के बारे में पूछेगा कि कौन सा ऐसा अधातु है जो हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, एक ब्रोमीन ही ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अपवाद बच्चों तुम लोगों ने अगर इसको ध्यान से देख लिया तो तुम्हारा 2 नंबर इस चैप्टर से एकदम कंफर्म है। और जितने भी अपवाद हैं यही पूछे जाते हैं। अब बच्चे जो है जनरली इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमको ये देखना है कि लेड और पारा जो है ये उष्मा का कुचालक है। हमको ये अपवाद मिल गया। दूसरा हमारा मिला कि धातु ठोस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पारा, ये हमारा अपवाद है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये चाकू से काटा जाता है, जनरली सोडियम के बारे में ही पूछता है। और हमारा जो है सीजियम और गैलियम ये भी अपवाद है, जो तरल अवस्था हाथ पर लेते ही ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और इधर हमारा जो है अधातु में ग्रेफाइट हमेशा पूछता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो हमारा उष्मा का सुचालक है, विद्युत। तो ये हमारा ये ग्रेफाइट हो गया। अधातु, धातु तो होते हैं लेकिन अधातु में ये पूछता है। उसके बाद कौन सा धातु है जो चमकता है? आयोडीन के बारे में हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन। और कौन सा धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ये हमारा ब्रोमीन है। इससे हर 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम कंफर्म है। और जितने भी 5 साल के क्वेश्चन है ये सारा यही है। अब धातु अधातु का अंतर हम आप लोगों को समझा दिए हैं। अब हम लोग धातु और अधातु का भौतिक गुण ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। अब हम लोग धातु और अधातु का रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो ऑक्सीजन से हमारा संपर्क, तो हम पहले हम धातु में क्या है? हवा से, तो हवा में नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो नाइट्रोजन आप जानते हैं कि जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन लिखते हैं। तो धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन कर, ऑक्सीजन से संपर्क करके धातु ऑक्साइड बनाता है। तो अभी तो आप जान गए कि हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन तो किसी से रिएक्शन करता नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? धातु और ऑक्सीजन लेंगे। धातु हमारा है, अब जितने भी धातु हैं जनरली या तो वो सफेद होते हैं, नहीं तो काले होते हैं। लेकिन हमारा कॉपर और सोना, कॉपर भूरा होता है और सोना जो है पीला होता है। यही 2 धातु हैं जो 2 कलर के होते हैं। अब कॉपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमारा कॉपर ऑक्साइड बना दिया है। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? ये काला होता है। और धातु के ऑक्साइड पिछले क्लास में भी हम पढ़े हैं कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो ये हमारा क्षार हो गया। अब हमारा देखिए आयरन, आयरन जो है लोहा, वो हवा के संपर्क में आता है। तो हवा में ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन तो रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ये हमारा ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 H2O बनाता है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा लोहा में जंग लगने लगता है, भूरा भूरा होने लगता है। ये संक्षारण यहाँ से शुरू हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि एल्युमिनियम में भी संक्षारण हो, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो हमारा क्या होगा? ये जो है एल्युमिनियम हमारा अंदर का बचा रहता है, लेकिन लोहा में हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। लोहा में क्या होगा? वो जंग लगने लगेगा, जिसके कारण हमारा लोहा खराब होने लगता है और वो गलने लगता है। बहुत सारे धातुओं को हम लोग क्या करते हैं? हवा से बचा के रखते हैं, लेकिन वे ऑक्सीजन जो है वायु में, अभी हम आप लोग को बता ही दिए हैं। अब सोडियम और पोटेशियम क्या है? ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। जैसे देखिए ये हमारा सीरीज है, ये सीरीज जो है आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है।
तो ये सोडियम और पोटेशियम सबसे ऊपर है और ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं, हाईली रिएक्टिव है। अब इनको हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन से संपर्क कराएंगे तो आग पकड़ लेगा, जल्दी जलने लगते हैं, या वाटर से पानी से भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग कौन से ऐसे तत्व हैं जिसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो ये हमारा हो गया सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण इनको हम लोगों को केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है। ये मोस्ट एकदम हिट क्वेश्चन है। 5 साल के क्वेश्चन में आप देखिएगा तो 2-3 साल में ये क्वेश्चन पूछा है। संक्षारण क्या है? तो लोहे में संक्षारण इसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है, जबकि एल्युमिनियम में संक्षारण इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत का निर्माण करके एल्युमिनियम की गुणवत्ता को बनाए रखता है। एल्युमिनियम में हमारा Al2O3 है, ऑक्सीजन का लेयर बन जाता है और हमारा जो है नीचे एल्युमिनियम ये बचा रहता है। तो हम लोग इसमें तो चाहते हैं एल्युमिनियम में कि संक्षारण हो, लेकिन आयरन में हम लोग नहीं चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अधातु है, तो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाता है। कार्बन प्लस O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा अम्लीय, ये यहाँ पे धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, पिछले क्लास में भी हम बता दिए हैं। इसमें जो भी तत्व धातु है ऊपर से नीचे तक जो हरे रंग से दिखाई पड़ रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और ये पारा, ये सभी में संक्षारण होता है। लेकिन जो ये ब्लू कलर से 3 को दिख रहा है, Ag चांदी, Au सोना और Pt प्लैटिनम, इसमें हमारा संक्षारण नहीं होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते। स्टार्ट। अब हम लोग धातु और जल के बारे में जानेंगे कि धातु जो है वो जल से रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो अभी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज है, अब इसको हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। तो पहला है धातु जल से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जो है ये ठंडे जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये मैग्नीशियम जो है हमारा 4थे नंबर पे, ये गर्म जल से अभिक्रिया करके हमारा धातु का ऑक्साइड देता है। और ये एल्युमिनियम, जिंक और फेरस आयरन, ये हमारा भाप से अभिक्रिया करते हैं। तो एल्युमिनियम है हमारा पानी से स्टीम से अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस H2 हाइड्रो धातु का ऑक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और यहाँ पे हमारा जो है आयरन प्लस H2O, ये भी स्टीम से अभिक्रिया करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि रेड हॉट चाहिए, यहाँ पे लाल आयरन जो है वो एकदम गर्म चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फेरिक है और H2O Fe3O4 प्लस H2O, ये हमारा मैग्नेटिक ऑक्साइड बना देता है। ये Fe2O3 प्लस FeO फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। कुतुब मीनार के पास एक स्तंभ है, वो लोहे का बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना, लेकिन आज तक उसमें जंग नहीं लगा है, उसमें भी यही अभिक्रिया हुई है। और ये उसका Fe2O3 प्लस FeO, ये दोनों का कॉम्बिनेशन वहाँ है, इसलिए वहाँ पे संक्षारण नहीं हुआ है और बहुत साल पुराना, वो देखने लायक चीज है। और बाकी जो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Au, Pt, ये जो है पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु जो है वो भी जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब हम लोग जो है सीरीज के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, लेड, हाइड्रोजन, ये सारे जो है हमारा धातु और अम्ल से रिएक्शन करके लवण और H2 देते हैं। जैसे अब हाइड्रोजन का हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, तो ये पॉप साउंड की तरह आवाज करते हैं। कैंडल ले जाएंगे तो पिछले क्लास में भी हम लोग बताए हैं कि हाइड्रोजन गैस का पहचान करेंगे तो ये पॉप साउंड आवाज करेगा। पॉप दीजिए, पॉप साउंड। अब जैसे हमारा यहाँ पे है, इसको भी देख लीजिए मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बना देता है, MgCl2 प्लस H2। हमारा ये सारे जो है अम्ल के साथ रिएक्शन करके ये भी लवण है हमारा, ये भी लवण है और ये हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का हम लोग चेक करते हैं, पॉप साउंड कैंडल ले जाते हैं, चलते हुए कैंडल उसके नजदीक ले जाते हैं तो ये हमारा पॉप साउंड की तरह आवाज करता है। हाइड्रोजन से नीचे जो भी है
कॉपर HgAuPt, ये हमारा जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और देख जिंक जो है Zn प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये हमारा क्या प्रोडक्ट देता है, तो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस H2, लेकिन ये होता नहीं है, ये क्या बना देता है H2O, क्योंकि HNO3 क्या है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्शन होता है HNO3 के साथ Mg और Mn, मैग्नीशियम और मैग्नीज, यही एक ऐसा है मेटल जो HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन देगा। अधातु क्या है, धातु जो है वो डाइल्यूट एसिड तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब हम लोग आगे, अब जो है हम लोग देखते हैं कि धातु के ऑक्साइड और अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो धातु का ऑक्साइड पिछले बार कक्षा में भी बता दिए हैं कि ये क्षारीय होते हैं, ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे हमारा जिंक ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, ये हमारा क्षारीय है, यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये क्षार है, ये अम्ल है, और ये रिएक्शन करके हमारा बनाता है ZnCl2 प्लस H2O, ये हमारा लवण है। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग क्षार है। अब यहाँ पे हम क्षार बता रहे हैं, यहाँ पे अम्ल बताएंगे, तो बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगा। लेकिन ये जो है क्षार है, तो यहाँ पे क्या हमारा अम्ल की तरह ये व्यवहार करेगा, और ये हमारा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, ये भी सॉल्ट है और पानी बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़े हैं कि क्षार और अम्ल के अभिक्रिया आपस में करके लवण और जल बनाते हैं, ये पहला चैप्टर में भी पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया में। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्षार की तरह व्यवहार करता है, और ये ही जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्षार के साथ अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अब हम लोग को आता है उभयधर्मी ऑक्साइड, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में जानते हैं कि वे धातु ऑक्साइड जो कभी अम्ल एवं कभी क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्षार की तरह व्यवहार किया, यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड अम्ल की तरह व्यवहार किया, ये इसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा स्ट्रॉन्ग क्षार है, ये अभिक्रिया करके NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और पानी देता है। तो यहाँ पे हमारा ये अल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये भी हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड, इसको भी हम लोग कह सकते हैं ये क्षार के साथ और ये अम्ल के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। अब हम लोग धातु और धातु के लवण, ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो लवण और धातु देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आयरन प्लस CuSO4, ये क्या बना देगा हमारा, ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये यहां से अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu, कॉपर धातु दे रहा है, ये नीला कलर का होता है, और यहाँ पे ये बनाता है हमारा हरा कलर। लेकिन ये सीरीज में हम ये देख रहे हैं कि ऊपर वाले जो हैं हमारे क्या हैं, जितने भी यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये सबसे अधिक क्रियाशील हैं, ये मध्यम क्रियाशील हैं, और ये कम क्रियाशील हैं। सक्रियता श्रेणी को हम लोग जानेंगे कि ये क्या है, वह सारणी जिसमें धातुओं के क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ऊपर सबसे ज्यादा, उसके बाद धीरे धीरे सबसे कम। इसको 3 कलर में दिखाया गया है। जो सबसे सक्रिय है उसको हम लोग लाल से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और ब्लू कलर से जो दिखाया है वो मध्यम क्रियाशील है, Zn, Fe, लेड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद वाले कम क्रियाशील है, इसमें हमारा कॉपर है, Hg है, Ag है, AuPt। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि Fe और Cu, तो इसमें Fe कहाँ पे है, Fe यहाँ पे है, और Cu हमारा नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है, मतलब ये ऊपर वाला क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो ये क्या होगा कि इसको कम क्रियाशील को हमारा ज्यादा क्रियाशील हटा के FeSO4 प्लस Cu, लेकिन यहाँ पर हम एक रिएक्शन दिखा रहे हैं Cu प्लस FeSO4, तो Cu कहाँ है, नीचे है, और Fe ऊपर है, तो कम क्रियाशील, लेस रिएक्टिव, और ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, इसको नहीं हटा सकता है।
तो CuSO4 प्लस Ap ये रिएक्शन नहीं होगा, हमारा यही रिएक्शन होगा, ऊपर वाला ही, ये नहीं बनेगा। अब एक और जो है ये हमारा नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन को हमने काट दिया है। अब जो है Zn प्लस CuSO4, अब हम लोग सक्रियता श्रेणी में देखेंगे कि Zn ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है, तो ये इसको क्या करेगा, हटा देगा। तो Zn जो है वो CuSO4 को, ये प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज, ये हमारा बना दिया प्लस वाला माइनस के साथ ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर सल्फेट हमारा नीला कलर का है और इसके साथ अभिक्रिया करके ये कलरलेस बनाता है, रंगहीन, और हमारा ये कॉपर धातु देता है। अब हम आगे जानेंगे धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें क्या होता है। पहले हम लोग जानेंगे धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। धातु का गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, और अधातु जो है वो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। अधातु का गुण है क्या, लेना। अब ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या है, सोडियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का होता है हमारा 17। तो हम लोग KLMN कक्षा के बारे में जानते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, यहाँ पे हमारा KLM, यहाँ भी हो गया KLM। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा 11 हो गया। और यहाँ पे क्लोरीन का होता है 17, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में हमारा 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि ये हर तत्व जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। ये अष्टक नियम पढ़ना, अष्टक नियम में क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन हमको पूरा करना है अस्थायी होने के लिए। तो यहाँ पर जो है 2 8 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। यहाँ पर जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन तो त्याग कर नहीं सकता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जो है अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको त्याग करके यहाँ पे 1 प्लस चार्ज बनेगा। 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया। अगर 2 करेगा तो 2 प्लस, 3 करेगा तो 3 प्लस। यहाँ पे क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे ले लेता है, तो 1 माइनस चार्ज होगा। यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं डॉट के द्वारा 2 4 6 और ये 8, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे 1 प्लस है और 1 माइनस है, ये दोनों मिलके NaCl हमारा आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब आगे हम लोग हम लोग आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इनका भौतिक प्रकृति है, यह ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। हम लोगों के घरों में साधारण नमक को आप लोग तो देखे हैं, उसका सूत्र होता है NaCl, वो कठोर और भंगुर होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक, इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। नमक जो है वो पानी में घुल जाता है, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में अघुलनशील होता है। हम लोग देखिएगा कि अर्थिंग में नमक घोल के डालते हैं, और इसका चालकता क्या है, जलीय विलयन में चालक होते हैं, लेकिन ठोस में कुछ चालक होते हैं। तो जब भी हम लोग नमक डालते हैं तो पानी में घोल के डाल देंगे तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, और ठोस नमक डाल देंगे तो वो चालक नहीं होगा। भूंजा वाला का भी एक उदाहरण देखिएगा कि वो नमक में ही दिन भर भूंजते रहता है, लेकिन नमक उसका पिघलता नहीं है। उसका यही कारण है कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। अब हम लोग अगले क्लास में धातु का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कासन, कैसे हम लोग धातु प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।